नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। भारतीय मानक IS 456 2000। हाँ, बिल्कुल। ये प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए एक तरह से नियमों की किताब है। सही कहा। भारत में कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स कैसे बने, उनका डिजाइन, उनका निर्माण, सब इसी पर आधारित है। और हमारे पास इसका चौथा पुनरीक्षण है, कुछ संशोधनों के साथ। बिल्कुल। इसका मकसद है कि जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर बने वो सुरक्षित हों, मजबूत हों और लंबे समय तक चलें। हाँ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और सेफ्टी को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये मानक किन स्ट्रक्चर्स के लिए है? इसका स्कोप क्या है? देखिए, ये कोड सामान्य संरचनात्मक उपयोग मतलब जनरल स्ट्रक्चरल यूज के लिए प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को कवर करता है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह। अच्छा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जैसे बड़े पुल या चिमनी या पानी रोकने वाले टैंक्स इनके लिए नहीं है। ओके, उनके लिए फिर अलग कोड्स होंगे। जी हाँ, उनके लिए स्पेसिफिक IS कोड्स हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सेफ्टी, सर्विसिएबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। मतलब स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, इस्तेमाल लायक रहे और टिकाऊ हो। और हाँ, ये कोड ये मान के चलता है कि डिजाइन क्वालिफाइड इंजीनियर कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी अनुभवी सुपरवाइजर्स की देखरेख में हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं सामग्री पर। कंक्रीट बनता किन चीज़ों से है? इस पर कोड क्या कहता है? हाँ, सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले तो सीमेंट है। सीमेंट, हाँ। जैसे OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33, 43, 53 ग्रेड्स। फिर मिनरल एडमिक्सचर्स भी हैं। जैसे फ्लाई ऐश? हाँ, फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम, ये कंक्रीट की प्रॉपर्टीज सुधारते हैं। फिर आते हैं एग्रीगेट्स मतलब गिट्टी और रेत। इनका साइज भी जरूरी होता होगा। बिल्कुल, साइज, ग्रेडेशन, सब कुछ। आमतौर पर 20 mm साइज यूज होता है, पर डिजाइन पर निर्भर करता है। फिर पानी की क्वालिटी? बहुत जरूरी। टेबल 1 में इसकी लिमिट्स दी हैं, क्लोराइड कितना हो सकता है, सल्फेट कितना, क्योंकि ये कंक्रीट की मजबूती और स्टील के जंग लगने पर असर डालता है। सही बात है। फिर केमिकल एडमिक्सचर्स हैं IS 9103 के अनुसार। ये कंक्रीट को वर्केबल बनाने या जल्दी सेट करने के काम आते हैं। और आखिर में रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील। स्टील की छड़ें? हाँ, जिनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कोड 200 किलोन्यूटन mm² मानता है डिजाइन के लिए। और इन सब सामग्रियों का सही स्टोरेज भी बहुत जरूरी है ताकि उनकी क्वालिटी बनी रहे। अच्छा, तो ये तो हो गई सामग्री। अब जब कंक्रीट बन जाता है तो उसकी अपनी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? कोड कंक्रीट को ग्रेड्स में बांटता है। आपने सुना होगा M20, M25। हाँ हाँ, सुना है। M10 से M80 तक है शायद। बिल्कुल, टेबल 2 में दिया है। ये M के बाद जो नंबर है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK बताता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब? वो कम से कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ NM² में 28 दिन की तराई के बाद, जिसकी हम गारंटी ले सकते हैं। 95% टेस्ट रिजल्ट्स इससे ज्यादा ही आएंगे। ओके। और इसके अलावा कंक्रीट की स्ट्रेंथ समय के साथ बढ़ती है। उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब लोड लगने पर वो कितना दबता है। इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी EC लगभग 5000 रूट FCK होता है। फिर श्रिंकेज है, सूखने पर सिकुड़ना। क्रीप मतलब लगातार लोड के नीचे धीरे धीरे डिफॉर्म होना। और थर्मल एक्सपेंशन, तापमान बदलने पर फैलना या सिकुड़ना। ये सब डिजाइन में कंसिडर करना पड़ता है। ये तो काफी डिटेल में है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, मतलब इमारतें लंबे समय तक कैसे चलें। ड्यूरेबिलिटी, हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल है। कोड इसके लिए एक्सपोजर कंडीशंस डिफाइन करता है, मतलब स्ट्रक्चर किस तरह के माहौल में रहेगा। जैसे माइल्ड, मॉडरेट, ऐसे। हाँ, टेबल 3 में है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर, एक्सट्रीम। जैसे कोई बिल्डिंग समुद्र के किनारे है तो वो सिवियर या वेरी सिवियर में आएगी। अच्छा, तो हर कंडीशन के लिए अलग जरूरतें होंगी। बिल्कुल। टेबल 5 बताता है कि हर एक्सपोजर कंडीशन के लिए कम से कम कितना सीमेंट डालना है, पानी सीमेंट रेशो कितना रखना है कम से कम, और कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड क्या होना चाहिए। ओके। और क्लोराइड कंटेंट लिमिट करना टेबल 7, ये स्टील को जंग से बचाने के लिए बेहद जरूरी है। और वो जो स्टील के ऊपर कंक्रीट की लेयर होती है, कवर? हाँ, नॉमिनल कवर, ये भी ड्यूरेबिलिटी और फायर रेजिस्टेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। टेबल 16 और 16A में इसके बारे में दिया है। ये कवर स्टील को बाहरी वातावरण और आग से बचाता है। समझ गई। अब आते हैं डिजाइन पर। स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे किया जाता है? देखिए, 2 मेन मेथड हैं। एक है लिमिट स्टेट मेथड जो सेक्शन 5 में है,
और आजकल यही ज्यादा इस्तेमाल होता है। लिमिट स्टेट ये क्या है? इसमें हम स्ट्रक्चर को उसकी अल्टीमेट लोड कैपेसिटी, मतलब फेल होने से जस्ट पहले की स्थिति, और सर्विसेबिलिटी लिमिट्स, मतलब इस्तेमाल के दौरान क्रैकिंग या डिफ्लेक्शन की लिमिट्स, दोनों के लिए डिजाइन करते हैं। ये ज्यादा लॉजिकल और इकोनॉमिकल मेथड है। अच्छा, और दूसरा मेथड? दूसरा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो NX-B में है। ये पुराना तरीका है। इसमें हम मानते हैं कि वर्किंग लोड के तहत स्ट्रेस एक तय सीमा से ज्यादा नहीं होगा। ओके, और डिजाइन में किन लोड्स का ध्यान रखते हैं? सारे संभावित लोड्स, स्ट्रक्चर का खुद का वजन यानी डेड लोड, उस पर आने वाला लाइव लोड या इम्पोज्ड लोड जैसे लोग, फर्नीचर, इसके लिए IS 875 है, विंड लोड, स्नो लोड, और सबसे जरूरी अर्थक्वेक लोड जिसके लिए IS 1893 है। और सिर्फ अलग-अलग लोड नहीं, बल्कि उनके कॉम्बिनेशंस पर भी डिजाइन करना होता है। और हाँ, ओवरऑल स्टेबिलिटी भी चेक करनी होती है कि स्ट्रक्चर पलट ना जाए या खिसक ना जाए। काफी कुछ देखना पड़ता है डिजाइन में। अब डिजाइन तो हो गया, पर साइट पर काम सही हो रहा है या नहीं, ये कैसे पक्का करें? क्वालिटी कंट्रोल। बिल्कुल, यहीं पर वर्कमैनशिप यानी कारीगरी और क्वालिटी कंट्रोल का रोल आता है। कोड इसमें भी गाइड करता है। जैसे फॉर्म वर्क यानी शटरिंग कब हटानी है, इसके लिए टाइम पीरियड दिया है ताकि कंक्रीट जरूरी स्ट्रेंथ पा ले। रीइंफोर्समेंट यानी सरिया सही जगह पर सही कवर के साथ बंधा होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। फिर कंक्रीट को मिक्सिंग से लेकर डालने तक कैसे हैंडल करना है, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन ठीक से होना चाहिए ताकि कंक्रीट में हवा के बुलबुले ना रहें। और सबसे जरूरी क्योरिंग, तराई करना। हाँ, पानी से तराई करना सही समय तक। इसके बिना कंक्रीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ कभी नहीं पा सकता। और क्वालिटी चेक कैसे होती है? इसके लिए क्वालिटी अश्योरेंस प्लान होना चाहिए। रेगुलर सैंपलिंग करनी होती है कंक्रीट की, क्यूब्स बनाकर उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करनी होती है। अच्छा। और कोड में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया टेबल 11 दिया है, मतलब टेस्ट रिजल्ट्स कैसे होने चाहिए कि हम मान लें कि कंक्रीट ठीक बना है। और अगर मान लीजिए शक हो कि काम ठीक नहीं हुआ, तो उसके लिए भी प्रावधान है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स होते हैं, या फिर स्ट्रक्चर से कंक्रीट का कोर निकाल कर टेस्ट किया जा सकता है, कोर टेस्ट, या जरूरत पड़ने पर लोड टेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब IS 456-2000 वाकई में भारत में कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की रीढ़ है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी का पूरा एक फ्रेमवर्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इंजीनियर्स और बिल्डर्स के लिए एक गाइड है, ताकि जो इमारतें बने वो मजबूत हों और दशकों तक टिकें। हाँ, ये उन्हें राह दिखाता है। और इसका पालन करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है, सुरक्षित निर्माण के लिए अनिवार्य है। और एक बात और, ये कोड स्टैटिक नहीं है, मतलब बदलता रहता है। हाँ, जैसे ये चौथा रिवीजन है और इसमें भी अमेंडमेंट 1 और 2 आ चुके हैं। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी, नई सामग्री आती है, रिसर्च होती है, कोड अपडेट होता रहता है, ताकि वो हमेशा प्रैक्टिकल और अप टू डेट रहे। सही है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगली बार जब हम किसी बनती हुई बिल्डिंग को देखें तो सोच सकते हैं कि पर्दे के पीछे ये IS 456 जैसा मानक है जो उसकी मजबूती और सुरक्षा में एक अहम रोल निभा रहा है। बिल्कुल। और एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, क्या हमारे आसपास जो कंक्रीट की संरचनाएं हैं वो सब वाकई इन गाइडलाइंस का उतनी सख्ती से पालन करती हैं जितनी करनी चाहिए? और अगर नहीं, तो उनकी लाइफ और सेफ्टी पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा? ये सोचने वाली बात है।